नमस्कार साथियों। तो आज अपन फिर वापस रूबरू हो रहे हैं। तो कल मैंने जितना करवाया था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। कल अपन ने ये देख लिया था कि अपने देश का जो सर्व प्रारंभिक एकीकरण था वो किस प्रकार हुआ, और जिसमें हमने विशेष तौर से दो महत्वपूर्ण रियासतें हैं, जिसमें एक हैदराबाद और दूसरा मणिपुर को ठीक ढंग से देखा था कि मणिपुर के राजा भोजचंद्र सिंह ने किस प्रकार कांग्रेस के दबाव में या तत्कालीन रियासती विभाग के दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। किस प्रकार जून 1948 में पहली बार भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव भी हुए थे मणिपुर में। दूसरा, हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खां किस प्रकार भारत में विलय करता है। हमने भी ऑपरेशन पोलो चलाया था भारतीय सेना के जरिए, तो उसके आधार पर हमने इतना तो पढ़ लिया था। अब हम आज आगे जिक्र करेंगे साथियों की, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है कि राज्यों का पुनर्गठन। आज हम जो 12th कक्षा की किताब है उससे थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मुख्य चीज अपन 12th को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि 12th किताब में कुछ लिखे हैं, कुछ इससे बेहतर भी पॉइंट है, जो भी मेरी मंशा है कि साथियों के साथ ये भी शेयर करूं, ताकि उनका भी ये जो भी वे मतलब अपना टाइटल होता है वो एकदम पूर्ण तरीके से क्लियर होता जाए। तो जैसा कि सामने लिखा है, राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है राज्यों का निर्माण किस प्रकार करेंगे। सबसे पहली बात आती है साथियों, जिस समय अपना देश आजाद हुआ, जैसा कि कल बात कर रहे थे कि 565 रियासतें थी लगभग। अब उन 565 रियासतों के 565 राज्य बना नहीं सकते, इतना संभव नहीं था। तो फिर इन राज्यों को कौन कौन से क्षेत्रों को एकत्रित करें, क्या उन क्षेत्रों को भाषा के आधार पर एकत्रित करें या उन संस्कृति के आधार पर एकत्रित करें, या फिर कोई ऐसे ही कर लें, या फिर कोई भू आकृति के साथ में किसी राज्य को अलग अलग करें। तो ऐसा फिर लोगों ने सोचा कि उस समय का सब ऐसा तो करना संभव नहीं है। तो फिर एक निर्णय लिया गया कि अमूमन ऐसा करें कि शुरुआती दौर है और हम भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाएंगे। लेकिन इससे पहले भाषा की बात कांग्रेस ने कर रखी थी। मैं यहाँ आपके महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था अपने कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। अब मैं यहाँ दिसंबर 1920 क्यों लिख रहा हूँ? मैं दिसंबर 1920 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1920 के साल में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, एक दिसंबर में एक सितंबर में। सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन और दिसंबर में नागपुर अधिवेशन। और इसी नागपुर अधिवेशन के समय असहयोग वाला प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया था। तो कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में क्या कहा कि हम राज्यों का निर्माण क्या करेंगे, राज्यों का निर्माण किसके आधार पर करेंगे? भाषा के आधार पर। राज्यों का निर्माण भाषा पर करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे। अब ये दिसंबर 1920 में इन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर करना राज्यों का। कांग्रेस ने कहा कि हम राज्यों का निर्माण किसके आधार पर करेंगे? भाषा के आधार पर। लेकिन 1947 तक आते आते ये स्थिति कहीं न कहीं समाप्त हो गई। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को पता था कि जो ही देश अपना आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बन जाएंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय नेता थे, जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर हम शुरुआत में ही, क्योंकि विभाजन की त्रासदी तो हम सब ने देखी है, उन्होंने भी देखी थी और हमने भी पढ़ा है विभाजन किस प्रकार देश के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ या अच्छा हुआ, जो हमसे भी परे नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें, फिर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं अगर हम आज ही, मतलब आजादी के समय उन्होंने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का क्या कर दें, एकीकरण कर दें, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दें, तो हो सकता है कहीं न कहीं देश की एकता और अखंडता को क्या मिलेगी? चुनौती मिलेगी। एकता और अखंडता की, एकता और अखंडता को क्या मिलेगी? अखंडता को चुनौती मिलेगी। और कहीं न कहीं जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, वे ये नहीं चाहते थे कि हम शुरुआत में ही, देश अभी आज़ाद हुआ और आज़ाद होते ही देश में एकता और अखंडता जैसी चुनौतियों को सामना करें। तो वे इन सब चुनौतियों से परे रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। अगर वही लोग जो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में कहते हैं भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, और वापस इन्होंने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्य न बनाकर क्यों नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई एकता और अखंडता को चुनौती दे सकते हैं भाषा के आधार पर अगर राज्य है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हम पहले किसके ऊपर ध्यान देंगे? हम पहले सामाजिक विकास पर ध्यान देंगे। किसके ऊपर ध्यान देंगे? पहले सामाजिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता।
सामाजिक विकास पर ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता। तो इन्होंने ये शब्द को सोचते हुए उन्होंने क्या कर दिया, या इन बातों को, विकास को सोचते हुए उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि अगर चाहे कोई भी कैसे भी हो, हम शुरुआत में क्या करेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों जनता का दबाव आया सरकार के ऊपर, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, अपनी संविधान सभा का गठन, हालांकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हमने कर ली थी। तो हमारी वही संविधान सभा किसके तौर पर काम कर रही थी, अंतरिम सरकार के तौर पर काम कर रही थी। तो फिर सरकार ने एक कमेटियां बैठाई इनके लिए कि भाई समितियां बैठाई कि राज्य पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो भी क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो भी क्यों नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में सबसे पहली अगर उन्होंने कमेटी बैठाई, मैं यहाँ आज 3 कमेटियों के बारे में जिक्र करूंगा। पहली कमेटी है एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी। और एस के धर कमेटी ने क्या कहा, कमेटी या समिति लिख दो भले, कोई बात नहीं, एस के धर समिति। और इस एस के धर समिति ने क्या कहा, इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए, आधार पर राज्य नहीं बनाए। अब बात दूसरी है, एस के धर कमेटी ने 1948 में अपनी रिपोर्ट, 1948 में बनाई गई थी ये कमेटी, और 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बना ले, नहीं बनाने चाहिए। तो फिर भी जनता क्या हुआ कि जनता में आक्रोश फैला हुआ था, जनता ने स्वीकार नहीं किया, जनता ने और विरोध करना शुरू कर दिया। फिर एक और कमेटी बनाई गई जिसे जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है, जेवीपी कमेटी। और ये जेवीपी कमेटी है, ये जेवीपी कमेटी, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने मिलकर 3 सदस्यों की ये कमेटी है। और इसी जेवीपी कमेटी ने भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाए, भाषा के आधार पर राज्य बनाने का क्या किया, राज्य बनाने का विरोध किया। तो 2 कमेटियां थी, हो गई। एक एस के धर समिति या एस के धर कमेटी 1948 में बैठाई गई, और इस कमेटी में क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहिए। फिर इसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए वापस जेवीपी कमेटी बैठी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने भी मिलकर कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाना ये अभी देश के लिए संभव नहीं है, अभी देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इनके बाद क्या हुआ, जो इन दोनों कमेटियों की रिपोर्टें आई, दोनों ने अपने प्रस्ताव मतलब अपनी रिपोर्ट पेश की, प्रतिवेदन पेश किया, तो दक्षिण भारत में आंदोलन बहुत गहरा हो गया। आपको पता होगा कि पहले राज्यों के अलग अलग नाम थे, जैसे कि मैसूर का नाम वर्तमान में कर्नाटक है, तो कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर था। उसी प्रकार वर्तमान में हम तमिलनाडु कहते हैं, तो तमिलनाडु का पूर्व में नाम मद्रास था। और सबसे पहले मद्रास में ये आंदोलन चला। मद्रास में क्या हुआ, मद्रास में तेलुगु भाषी लोग थे, एक तो तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, मद्रास में दोनों ही ऐसे थे। तो तेलुगु भाषी लोगों ने भाषा के आधार पर अपने अलग राज्य बनाने की मांग, अपना अलग राज्य बनाने की क्या की, मांग की। और ये मांग नॉर्मली नहीं, मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, किसान, वहां के लोग वगैरह, युवा वगैरह सब सम्मिलित हो गए थे कि हमें तो क्या करना है, हमें तेलुगु भाषा के आधार पर नया भाषा पर क्या करना है, हमें नया राज्य चाहिए। और इस जो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम करके नए राज्य के गठन की मांग करने वाले आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं, आंध्र आंदोलन। कभी कभार छोटा सा प्रश्न पूछ लिया भी जाए कि आंध्र आंदोलन से क्या तात्पर्य है, तो तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश को एक अलग से राज्य के दर्जा देने के लिए जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को क्या कहा गया, आंध्र आंदोलन कहा गया। अब ये चीज है, अब इसी आंदोलन में क्या हुआ था साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हम अमूमन आगे पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश है वो भारत में भाषा की दृष्टि से बनने वाला पहला राज्य है। किस प्रकार बना आंध्र, यही तेलुगु भाषी एक नेता थे, कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य, गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति,
और कहीं न कहीं गांधी के अनुयायी भी कहे जा सकते हैं, जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु, रामुलु लिखा आता है, कभी रामुलु भी लिखा आता है। पोटी श्री रामुलु ने क्या कर दिया, अनशन कर दिया। अनशन का मतलब है कि उन्होंने कहा कि बस जब तक आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा तब तक हम क्या करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और इसी के साथ इन्होंने 56 दिन का उपवास रखा और 56वें दिन इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 56 दिन में 56वें दिन, या ऐसे लिख दो 56वें दिन निधन हो गया, दिन निधन। अक्टूबर 1952 में बैठे थे ये अनशन पर और दिसंबर 1952 में आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई। ज्यों ही इनकी पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई और आखिरकार सरकार को क्या दबाव में आकर, जनता के दबाव में आकर झुकना पड़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि दिसंबर 1952 में, घोषणा कब की याद रखना, दिसंबर 1952 में किसने, नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य को बना देंगे। भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। और आखिरकार 1953 में, कब, 1953 में भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, इसके संदर्भ में हम ऊपर वापस लिख देंगे। तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। अगर ये चीजें कुछ मुझे लगता है कि तथ्ययुक्त चीजें हैं, एक बार में आपको नहीं याद होगी तो आप इस वीडियो को एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं। और इसके साथ में जिस समय वीडियो देखे उस समय कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, ताकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लिख दें और साथ में याद करने का प्रयत्न करें। एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जरूर मेहनत रंग लाएगी। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। अब देखिए, ये हमने आंध्र प्रदेश बना लिया और जो ही आंध्र प्रदेश बनाया तो बाकी स्थानों के लोगों ने भी, उन्होंने भी मांग उठाई कि हमें भी क्या करो, हमें भी भाषा के आधार पर राज्य दो। जैसा कि साथियों आप सब समझते हैं कि हर एक क्षेत्र में देखा देखी सब लोग करते हैं कि चाहे कोई भी एक जगह कोई आंदोलन शुरू होता है तो दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं उन आंदोलनों के पीछे चले जाते हैं। जैसे कि पहले सीए वगैरह उस समय भी आया, बहुत सारे आंदोलन चले थे। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि हम आंदोलन में गए, लेकिन आंदोलन में है कि आंदोलन किस चीज का हो रहा है, लेकिन भीड़ करनी है लोगों को तो भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा का ऐसा मामला जैसे आज भी अग्निपथ में देखने को मिल रहा है। खैर, सरकार ने जो नीति लाई है वो हो सकता है ठीक भी हो, कुछ सकारात्मक हो तो कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सोच समझकर वे भी नीतियां ला रहे हैं। अपने को इन क्षेत्रों में नहीं जाना है। हुआ क्या था कि आंध्र प्रदेश को जो भाषा के आधार पर राज्य बनाया था, ऐसा का ऐसा हुआ कि जैसा आज हो रहा है वैसा का वैसा भारतीय तो पहले वाले जो आज है वो ही पहले थे। तो उन्होंने भी क्या किया, भाई आपने इनको दे दिया, इन्होंने आंदोलन किया तो आपने इनको दे दिया, तो हम भी आंदोलन करेंगे इसलिए हमें भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को लड्डू देते हैं, दूसरे मतलब पास में बैठा होता है वही कहता है अरे यार आपने उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया, तो इसलिए वो भी रोना शुरू हो जाता है। घर में आप देखते हो एक छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हो तो एक को चॉकलेट देने के बाद दूसरे को खाली हाथ लौटा देते हो तो बेचारा रोना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा का ऐसा मामला यहाँ था, आंदोलन दूसरे राज्यों दूसरे क्षेत्रों में बढ़ गया, हमें भी क्या करें, भाषा के आधार पर राज्य बनाए। तो फिर नेहरू जी ने एक नया आयोग बैठाया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम है उसका, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या है, ध्यान से सुनना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। 2014 के पेपर में ये पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग पर विवेचना कीजिए। तो अब देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बैठाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग को 1953 में बैठाया। कब बैठाया, 1953 में। अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के,
अध्यक्ष, अध्यक्ष थे फजल अली। इसलिए इस फजल अली, इस आयोग को, राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अब दूसरी चीज सुनिए, इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों बैठाया गया इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग को? उद्देश्य था कि वो पता करें, क्या पता करें, कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने हैं या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं कि आप पता करो कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना उपयुक्त है या नहीं। तो फिर यही राज्य पुनर्गठन आयोग, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। कब? भारत सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट का मतलब होता है इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। कब दिया प्रतिवेदन? 1955 में। और प्रतिवेदन में क्या कहा? इन्होंने प्रतिवेदन में कहा कि भाषा के आधार पर क्या करना चाहिए, राज्य बना लेने चाहिए। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने की बात कही। इन्होंने कहा कि भाई क्या कर लेना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य बना लेने चाहिए। अब इन्होंने इतनी बात कर ली, भाषा के आधार पर राज्य बना लेना चाहिए। तो अब लास्ट में सरकार ने क्या किया कि आखिरकार इसकी सिफारिशों को मान ही लिया। कब माना गया इसकी सिफारिशों को? सिफारिशों को माना गया, वो माना गया 1 नवंबर 1956 को। 1956 में इसके प्रस्ताव को, इसकी सिफारिशों को मानकर, किसकी सिफारिशों को माना गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि फजल अली आयोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अब साथियों देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को को 1956 में 1956 में मान लिया गया। कब मान लिया गया? मान लिया गया 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मान लिया। और 1956 की सिफारिशों को मानते ही साथ 1 नवंबर 1956, और आपको कहीं न कहीं, आप राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पता, आधुनिक हिस्ट्री के बारे में पता हो आपको राजस्थान का, तो राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण भी 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। इसीलिए कहा जाता है इसी दिन राजस्थान, आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया। तो 1 नवंबर 1956 को देश में 7वां संविधान संशोधन भी हुआ और इनकी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार किया गया। और उस समय 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? देश में 14 राज्य बनाए गए। कितने राज्य? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1956 को या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मानकर भारत सरकार ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। अब इनके साथ ही वर्तमान में भी याद रख लो, वर्तमान में कितने राज्य हैं? कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो कितने हो गए? 28 हो गए। और दूसरा, पहला 28, तो अब वर्तमान में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। अब आप कहोगे सर पहले क्या था? पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? देखोगे जिस समय 29 राज्य थे, उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे 7। फिर जम्मू कश्मीर को इन्होंने क्या कर दिया? राज्य की श्रेणी से हटा दिया और क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर के कितने टुकड़े कर दिए? 2। तो एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 ये, और 7 पहले वाले, टोटल क्या कितने हो गए? 9। लेकिन फिर बाद में भारत सरकार ने दादर, दीव और नागर हवेली को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, तो वापस केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। वर्तमान में अगर आपको कोई पूछे 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब ये तो अपना यहाँ तक हुआ। अब आगे धीरे धीरे क्या केवल और केवल आज तक भाषा के आधार पर ही राज्यों को बनाया गया या नहीं बनाया गया?
और क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, तो इससे क्या फायदा हुआ। तो नंबर पहली चीज है, हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्या वर्तमान में 28 राज्य बने, तो ये राज्य किस प्रकार बने। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या जो ये राज्य बनाए गए भाषा के आधार पर, उससे कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ या क्या हुआ, या क्या आज भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग चल रही है या नहीं चल रही है। या दूसरा ये भी है कि देश पूर्ण रूप से अब आगे क्या भाषाएं नहीं बनाएगा, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएगा। इस सब के संदर्भ में हम आज जिक्र करेंगे। अब पहली चीज, भाषा के आधार पर हमने राज्यों का गठन करना शुरू कर लिया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। अब धीरे धीरे हमने क्या किया कि 1960 में, कब, 1960 में बंबई राज्य के भाषा के आधार पर कितने टुकड़े किए, बंबई राज्य 2 टुकड़े किए। कितने, 2 टुकड़े। पहला गुजराती भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर, और गुजराती भाषा के आधार पर कौन सा, गुजरात। और दूसरा हमने किया, वो किया अपने महाराष्ट्र, किस भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर कौन सा किया, महाराष्ट्र। उसी प्रकार 1966 में पंजाब राज्य से 3 टुकड़े किए गए, पंजाब के कितने, 3। एक पंजाब जो पंजाबी भाषा से संबंधित है, दूसरा हरियाणा हिंदी भाषा से संबंधित है, और तीसरा है अपने वो हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में पंजाब का विभाजन करके पंजाब से कितने राज्य बनाए गए, 3। एक तो पंजाब था ही, और दूसरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार 1960 में बंबई से क्या किया गया, बंबई राज्य के भी टुकड़े किए गए, और उसमें एक गुजराती भाषा के आधार पर कौन सा, गुजरात, और दूसरा मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बनाया गया। अब बात आती है तीसरी, वो है कि 1972 में असम से मेघालय को अलग किया गया, त्रिपुरा बनाया गया। 1972 में असम को मेघालय से अलग किया। तो याद रखना इन चीजों को कि मतलब छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का कहां से भी पूछ ले कि कौन सा राज्य किस देश से, किस राज्य से अलग हुआ है या अलग होकर बना है, तो ये सारी की सारी चीजें। तो पहला है कि 1972 में असम से कौन सा बना, असम से मेघालय राज्य बना। 1972 में त्रिपुरा राज्य का भी गठन हुआ, त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ। इसी के साथ ही 1963 में नागालैंड का हुआ। इसी के साथ में अब देखिए ये लगभग भाषा के आधार पर। अब दूसरा मैंने प्रश्न किया क्या सभी राज्य भाषा के आधार पर हुए, नहीं, कोई राज्य ऐसे भी हुए जो अपने देश मतलब अपने क्षेत्र का अलग से अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए हुए। तो ऐसे 3 या 4 राज्यों के उदाहरण हमारे पास है, जिसमें पहला है, आपको पता होगा 2000 मतलब नवंबर 2000 ईस्वी को, नवंबर 1 नवंबर से 15 नवंबर ईस्वी को, या मैं लिख सकते हो, मैं भारत में 3 नए राज्य बने। कितने नए राज्य, 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। और वे 3 नए राज्यों का निर्माण, और 3 नए राज्य कौन कौन से, ध्यान देने योग्य बात है, कौन सा राज्य कहां से हुआ। एक पहले याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, नया बना उत्तराखंड। दूसरा मध्य प्रदेश से नया बना छत्तीसगढ़। और तीसरा है अपने बिहार, और बिहार से नया कौन सा बना, झारखंड। तो इस प्रकार ये 3 राज्य नए बने। कौन कौन किस किस से बना,
अभी मतलब आपने देखा होगा कहीं न कहीं यहीं से ज्ञान आधारित क्वेश्चन या व्यक्ति के मानसिक विकास को जानने के लिए साक्षात्कारों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या विकास के आधार पर या संस्कृति को बचाए रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए भारत में कोई राज्य अलग अलग से राज्य गठित हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है कि उत्तराखंड हुआ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आया? क्या वो ज़्यादा विकास कर पाया? तो इसके संदर्भ में हम साक्षात्कार के संदर्भ में बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में बात कर सकते हैं, लिंगानुपात के संदर्भ में बात कर सकते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात छत्तीसगढ़ की अपेक्षा कम है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बाद मतलब राज्य बना। विकास के अवसर भी ठीक है, मतलब उतने नहीं है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक है अपना उत्तराखंड कहाँ से? उत्तर प्रदेश से बना, दूसरा छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से, और तीसरा है झारखंड कहाँ से बना? बिहार से अलग होकर बना। इस प्रकार ये। और अब अगर आपको पूछ लिया जाए देश का सबसे नवीनतम राज्य, देश का सबसे नवीनतम राज्य, तो एक देश का सबसे नवीनतम राज्य है वो है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को भारत के किस नवीनतम राज्य का गठन हुआ? तो तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो भारत का नवीनतम राज्य। पहले 29वां था, अब हालांकि 28वां हो गया क्रम के अनुसार, और अमूमन नवीनतम राज्य है। अगर आपको 28वां पूछे तो भी वर्तमान में कौन सा है? तेलंगाना ही। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तो क्या आज भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के विवाद चल रहे हैं क्या? आज भी विद्रोह चल रहे हैं क्या? बिल्कुल। महाराष्ट्र क्षेत्र का आज भी एक महाराष्ट्र क्षेत्र का विदर्भ क्षेत्र है। कौन सा? विदर्भ। विदर्भ को अलग से राज्य बनाने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र को अलग बनाने की मांग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये मांग तो आज भी चल रही है। तो वर्तमान में आपको पता चल गया इस प्रकार टोटल कितने राज्य हैं वर्तमान में अपने? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब साथियों ये तो हो गया, क्या ये सफल रहे या सरकार की जो मंशा थी, क्या सरकार अपनी मंशा पर? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने कहा कि विभाजन में भी हमने बहुत ही त्रासदी देख ली है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का क्या नहीं करना चाहिए? गठन नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा कहीं न कहीं एकता के लिए चुनौती साबित हो सकती है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने से एकता को मजबूती मिली है। एकता को क्या मिली है? मजबूती। नंबर 2, दूसरा क्या है? पहले एकता को मजबूती मिली। नंबर 2 क्या हुआ? इससे हमें ये जानने को मिला कि अपने देश में अनेकता में एकता है। अनेकता में क्या है? एकता। मतलब विभिन्नताओं में भी एकता है, इसी से हमें पता चलता है। नंबर 3, विकास के अवसर प्राप्त हुए। विकास के अवसर प्राप्त हुए आदि, ये सभी की सभी चीजें, ये हमें क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जिन कारणों से राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के संदर्भ में जो उपयुक्त कथन है इसके पक्ष में सकारात्मक निर्णय है इनके। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा एक आपकी किताब में छोटे से अलग से मैटर दे रखा है, वो दे रखा है एक साथियों याद रखना आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा मैं अलग से जिक्र कर रहा हूँ, और किताब में भी थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले याद करना है, देश के पहले गृह मंत्री। देश के पहले गृह मंत्री। गृह मंत्री, देश के पहले होम मिनिस्टर कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री। दूसरे पहले उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। नंबर 3, रियासती विभाग के अध्यक्ष। रियासती विभाग के अध्यक्ष। रियासती विभाग के अध्यक्ष। नंबर 4, मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समितियों के सदस्य बारदोली आंदोलन हुआ था, बारदोली आंदोलन में सक्रिय भूमिका। इसके साथ ही और चीज आपको याद रखनी है, एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। किसमें? एकीकरण में। चलो ये ऊपर लिख देते हैं। अगला है कि एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। और इसके कारण ही क्या कहा गया इन्हें? इसके कारण ही इन्हें लौह पुरुष के नाम से, किसके नाम से? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और निधन कब हो गया था इनका? 1950 में। ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। किसके संदर्भ में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में। नंबर 2, एक चीज आई हुई है आपके महात्मा गांधी की। क्या आया हुआ महात्मा गांधी के बारे में? आपकी किताब में छोटा सा कोई दृष्टांत दे रखा है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, आपको जन्म सबको याद होगा, वैसे भी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है देश के, ठीक है। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। 2 अक्टूबर, कभी कभार जन्म भी पूछ लिया जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। ये सारा के सारे चीजें आपको लमसम अमूमन याद है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, गांधी से ही संबंधित है, कि आजादी के समय गांधी जी कहाँ थे? आजादी के समय गांधी जी कोलकाता थे। कहाँ थे गांधी जी? कोलकाता। मतलब वर्तमान में कोलकाता, उस समय कलकत्ता थे। क्यों थे कलकत्ता? क्योंकि वहां सांप्रदायिक विद्रोह हो रहे थे बहुत ज्यादा देश विभाजन के कारण। उस विद्रोह को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए गांधी जी वहां गए थे। और आखिरकार वहां भी गांधी जी ने अपने जो मतलब उपवास की प्रक्रिया के द्वारा ही कहीं न कहीं उस आंदोलन को या उस मतलब नरसंहार को रोका था। और उसके बाद समस्या एक और हो गई साथियों, कि वहां तो गांधी जी ने उस विद्रोह को तो समाप्त किया, समाप्त पूर्ण रूप से नहीं हुआ, फिर भी कहीं न कहीं कम जरूर करके आए। और बताया जाता है कि जो विद्रोह करने में जो सबसे आगे था दंगाई, वो आखिरकार गांधी जी के चरणों में आकर झुकता है और बापू से माफ भी करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? भारत सरकार ने पाकिस्तान को कहा था कि भाई आप, हमारा जो देश का विभाजन होगा तो हम आपको क्या देंगे? पैसे देंगे। कुछ पैसे तो पहले भारत सरकार ने दे दिए, लेकिन सारे के सारे पैसे दिए नहीं भारत सरकार ने। तो ये विद्रोह वगैरह देखा, ये नरसंहार वगैरह देखा, तो अमूमन कहीं बताया जाता है कि एक अमृतसर, लाहौर से अमृतसर ट्रेन आई थी। उसमें ट्रेन में जो गैर मजहबी लोगों के द्वारा, गैर मजहबी लोगों को मतलब इस्लाम के द्वारा या मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं को मारा गया था। और उसमें पैम्पलेट चिपका कर लिखे गए थे कि आजादी का नेहरू और पटेल को क्या है ये तोहफा। तो ऐसी घटनाओं को देखकर आखिरकार भारतीय नेताओं का मन पाकिस्तान की तरफ से पीछे खिसक गया, और उन्होंने कहा कि जो हम पैसे देने का वादा किया था वे देने के लिए इनकार कर लिया। तो महात्मा गांधी कहीं न कहीं चाहते थे कि दोनों देशों में एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने ये पैसे दिलवाने के लिए उन्होंने अपना अंतिम अनशन किया। कब किया? जनवरी 1948। आखिरकार भारत सरकार रजू तो हो गई। अंतिम अनशन याद रखना, अंतिम उपवास याद कर लेना। उपवास किसका? गांधी का। और इस उपवास के कारण भारत सरकार को वो पैसे लौटाने पड़े। भारत सरकार मतलब पैसे देने के लिए राजी हो गई। लेकिन हुआ क्या? एक अति हिंदूवादी नेता, अति हिंदूवादी नेता जो गांधी जी का अनुयायी था, अति हिंदूवादी नेता, जिसका नाम क्या? गोडसे।
और पूरा नाम है नाथूराम विनायक गोडसे। आप पूरा ही लिख लो, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी के इन विचारों से बुरी तरीके से प्रभावित, मतलब कहने का मतलब है वो नाखुश हुआ गांधी जी से। और फिर वो 30 जनवरी की बात है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे आता है और कहा जाता है कि गांधी का अनुयायी था, इसलिए पहले गांधी जी के चरण स्पर्श करता है, फिर वो अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां दाग देता है। तीसरी गोली कहीं ना कहीं बापू जी की देह लीला को समाप्त कर लेती है। इस प्रकार और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 जनवरी 1948 को। वैसे भी महात्मा गांधी पहले भी लिखते हैं कि अगर देश हमारे लिए खुशी की बात है, क्या खुशी की बात तो यह है कि अपना देश क्या हो गया, आजाद हो गया, लेकिन हमारे लिए गम की बात भी है। क्या है गम की बात? गम की बात यह है कि हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारे देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। वहीं महात्मा गांधी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के संदर्भ में भी लिखते हैं। पहले महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था भाषा के आधार पर राज्य बनाने का, और फिर उन्होंने कहा कि अगर इतने देश में विभाजन वगैरह हुआ है, थोड़ा वे भी अपने विचार से विचलित हुए और उन्होंने कहा कि अगर भाषा के आधार के बजाय अगर अंग्रेजी को इतनी ज्यादा मान्यता दे तो ये तो उपयुक्त नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं मतलब इनसे भी खतरनाक है या खराब है कहीं ना कहीं एकता के संदर्भ में। अब साथियों, इस प्रकार अपना ये जो पहला पार्ट है लमसम 12th अपने राजनीति का, वो तो हो जाता पूरा। दूसरा, आप सबको पता है आज महत्वपूर्ण 2 दिवस है। मेरा यही मन है कि कहीं ना कहीं साथ साथ में महत्वपूर्ण 2 दिवस है। कितने दिवस है? 2। पहला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? साथ साथ में याद कर लेना, क्योंकि अगर दिन में एक दिवस याद करते हैं तो भी 365 दिनों में 365 दिवस याद हो जाते हैं अमूमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस दोनों कब मनाए जाते हैं? 21 जून को, 21 जून, और ये भी 21 जून। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। हमेशा सुरक्षित रहें, हमेशा मस्त रहें। आप दीर्घायु जिए। धन्यवाद।